वाले स्वागत है आपका सभी की आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो हम लोग पहले से भी बहुत देर से पढ़ रहे हैं। हम लोग की जो सीरीज चल रही है 7 सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत में सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत की हमें विवेचना करनी है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय विधि है इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेस में एक जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा जो एक सभ्य राष्ट्र है उनके द्वारा जो एक मान्य विधि है जिसे माना जाता है इस लॉ के जो सामान्य सिद्धांत है जनरल जो थ्योरीज है उनकी हमें विवेचना करनी है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं यानी सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत। पहला सामान्य सिद्धांत का कानूनी आधार और उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है क्या है अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय आईसीजे की संविधि का अनुच्छेद 38(1) न्यायालय को विवादों का निर्णय करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करने का निर्देश देता है उनमें यह सिद्धांत तीसरे स्थान पर आता है। यानी जो इंटरनेशनल लॉ यानी कि आईसीजे की जो संविधि का अनुच्छेद 38(1) न्यायालय यानी कि जो हम लोग का कोर्ट का जो विवादों का निर्णय करने के लिए जिन स्रोतों यानी सोर्सेस का उपयोग करने का निर्देश देता है उनमें यह सिद्धांत जो है सामान्य सिद्धांत वो क्या होता है तीसरे स्थान पर आता है। यानी कि सब राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। यानी कि सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, द पर्पस क्या है, मतलब कि एक उद्देश्य क्या है यानी सिद्धांत का थ्योरी का। अंतरराष्ट्रीय कानून के दो प्रमुख स्रोत, अंतरराष्ट्रीय कानून के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है संधि यानी हम लोग ट्रीटीज कहते हैं, एक हो गया अंतरराष्ट्रीय रीति जिसे हम लोग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। कभी कभी किसी विशेष मामले में कानूनी नियम प्रदान करने में विफल हो सकते हैं। यानी जो अंतरराष्ट्रीय रीति और जो संधियां होती हैं वो कभी कभी क्या करते हैं किसी विशेष या स्पेसिफिक कोई मैटर हो गया उसमें कानूनी नियम प्रदान करने में विफल हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इसे कानूनी शून्यता यानी कि लैक्यूने और गैप इन लॉ कहा जाता है। मतलब कोई कभी कभी क्या होता है संधियां जो ये अंतरराष्ट्रीय रीति होती है यानी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो कभी कभी किसी स्पेसिफिक मैटर में जो है नियम यानी कि एक तरीके से जो रूल एंड रेगुलेशंस हो गए या लॉ के जो विधि हो गई विधि के नियम प्रदान करने में विफल हो सकते हैं और इसे कानूनी शून्यता यानी कि लैक्यूने और गैप इन लॉ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोल रहा है कि इस सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जब संधि या रीति यानी कस्टम किसी मामले पर मौन हो। इस सिद्धांत या थ्योरी का जो प्राथमिक उद्देश्य है प्राइमरी जो पर्पस है वो यही है कि जब जो संधि हो या ट्रीटी हो या कोई भी कस्टम हो किसी मामले पर अगर मौन हो तब निर्णय करने के लिए न्यायालयों को एक लचीलापन और आधार प्रदान किया जाए। इस सिद्धांत का यह प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी पर्पस है कि अगर कोई मैटर हो गया सपोज करो इंटरनेशनल लेवल पे और जहाँ पे क्या हो ट्रीटीज और जो कस्टमरी लॉज है वो क्या हो रहे हैं वो किसी मामले पर मौन है, वो नहीं अपना इतना ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं वो इतना एक्सपेंड कर पा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, एक्सपेंड मतलब एक तरीके से वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तब निर्णय करने के लिए यानी कि जो एक तरीके से हम लोग को जजमेंट करने के लिए क्या करेगा जो न्यायालय होते हैं उनको एक लचीलापन और आधार प्रदान करता है यह सिद्धांत। ठीक है, सब राष्ट्रों की अवधारणा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस वो क्या होता है, यह वाक्यांश ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी श्रेष्ठता या सुप्रीमेसी को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया था। यह जो वाक्य यानी सब राष्ट्रों की जो अवधारणा है वो एक ऐतिहासिक रूप में एक यानी कि इंटरनेशनल एक तरीके से हिस्टोरिक फेस के रूप में देखा जाए कि जो पश्चिमी शक्तियां थी उनके दो वो अपने आप को क्या करती अपनी श्रेष्ठता या सुपरमेसी को दर्शाने के लिए इनका उपयोग करती नहीं या उनका उपयोग किया गया था। ठीक है, आधुनिक विधि में व्याख्या देखें यानी कि जो मॉडर्न लॉ में इसकी क्या मतलब कि एक्सप्लेनेशन है कि आज इस वाक्यांश को निरर्थक माना जाता है। आज क्या होता है आज के टाइम पे जो ये वाक्य है कि सब राष्ट्र उसको निरर्थक माना जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं माना जाता। इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी राज्यों के संदर्भ में समझा जाता है। इसे क्या समझा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जो सभी राज्य है उनको उनके संदर्भ में इसको समझा जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं जो क्या है एक जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सदस्य हैं या जो कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ को मानते हैं उन्हें ही इसके अंतर्गत यानी सब राष्ट्रों के अंतर्गत माना जाता है। इसका तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो प्रमुख राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली यानी मेजर इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जैसे कॉमन लॉ, सिविल लॉ आदि में समानता पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो सिद्धांत की प्रकृति और कार्य प्रणाली को देखें यानी कि नेचर एंड मेथोडोलॉजी वो क्या थी इसकी। यह सिद्धांत राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली हो यानी जो म्यूनिसिपल या डोमेस्टिक लॉ के लिए लॉ से लिए गए जो मूलभूत कानूनी नियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से संबंधित है।
जैसे कि पहला, सिद्धांतों की पहचान की प्रक्रिया, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा कि न्यायालय इन सिद्धांतों की पहचान के लिए दो चरणीय प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। पहला हो गया तुलनात्मक विश्लेषण, एक हो गया अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणीयता। ठीक है, एक होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, एक होती है ट्रांसपोसेबिलिटी। जो ट्रांसपोसेबिलिटी होती है उसके आधार पर देखें तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस जब करते थे तो यह देखा जाता है कि क्या यह सिद्धांत दुनिया की प्रमुख कानूनी प्रणालियों, यानी जो दुनिया की जितनी भी तमाम कानूनी प्रणालियों जैसे आपराधिक कानून, अनुबंध कानून, प्रशासनिक कानून आदि में व्यापक रूप से अपनाया गया है कि नहीं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरणीयता देखें या ट्रांसपोसेबिलिटी देखें, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनूठी प्रकृति और संरचना के अनुकूल या कंपैटिबल हो और उसे सफलतापूर्वक लागू भी किया जा सके। आगे चलते हैं, तो यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय नियम क्यों बनाते हैं? अगर देखा जाए तो यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल जो एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस हम क्यों बनाते हैं? तो ये सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होते हैं, वो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि ये सभी राष्ट्रों की कानूनी चेतना यानी लीगल कॉन्शियसनेस और न्याय की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो यानी कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हो गई जस्टिस की, यानी कि एक जो न्याय है उसकी जो एक आवश्यकताएं होती हैं, जो मूलभूत एक फंडामेंटल तरीके से उसका यह प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ये सिद्धांत राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, प्रमुख कानूनी सिद्धांतों के उदाहरण देखें तो की एग्जांपल्स देखें, जनरल प्रिंसिपल्स देखें। ठीक है, उसके कि ये ऐसे सिद्धांत हैं जो लगभग सभी राष्ट्रीय प्रणालियों में मौजूद हैं। ये क्योंकि ऐसे सिद्धांत हैं जो लगभग सभी राष्ट्रीय प्रणालियों में मौजूद हैं और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मान्यता भी दी गई है। जैसे कि सामान्य सिद्धांत इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स, एक हो गया अर्थ मीनिंग और अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन इन इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो एक तरीके से प्रिंसिपल देखो, पैक्टा, स्टंट और सर्वांडा यानी संधियों का पालन, यानी समझौते या संधियां सम्मान पूर्वक और सद्भाव पूर्वक पूरी की जानी चाहिए। जो समझौते होते हैं यानी कोई मैटर हो गया पर्टिकुलर, जैसे इंडिया पाकिस्तान में कोई मैटर हो गया, इंडिया यूएसए में कोई मैटर हो गया, रशिया यूक्रेन में कोई मैटर हो गया, और उनके बीच में कोई अगर संधि होती है या कोई समझौता होता है, उसका सम्मान पूर्वक सद्भाव पूर्वक पूरी की जानी चाहिए। ये होता है संधियों का पालन, से सामान्य सिद्धांत दिया गया है, पाक्टा, संट, सर्वांडा। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय विधि में इसका अनुप्रयोग देख लो, एप्लीकेशन कहां पे हुआ कि यह संधि विधि यानी लॉ ऑफ ट्रीटीज का आधार है। ये एक संधि विधि है जिसे हम लॉ ऑफ ट्रीटीज भी कहते हैं, उसका यह आधार है। यद्यपि इसका मुख्य स्रोत संधि है, इसका मूल सिद्धांत सभी प्रणालियों में क्या है, निहित है। एक रेस जुडिकाटा क्या होता है, अंतिम रूप से निर्णित मामला। एक अंतिम रूप से निर्णित मामला यानी कि रेस जुडिकाटा, एक बार जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, एक बार हो जब कोई सक्षम न्यायालय है, ठीक है, वो किसी मामले पर निर्णय दिया जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मैटर में जजमेंट दिया जाता है, तो उसी पक्षकारों के बीच उसी विवाद पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब अगर कोई सक्षम न्यायालय था, जैसे इस समय कोई सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर पे वो कर दे, तो अब ये थोड़ी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई एक सक्षम न्यायालय, तुम उसमें भी जा रहे हो, हमारे ठीक है प्रेसिडेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर लगभग कोई कोर्ट नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है। तो और उसी मैटर पे कभी भी दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता, उसी विवाद पे, सेम मैटर पे कभी भी दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता अगर एक बार उसी मैटर पे निर्णय दे दिया गया है। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय पंचायत, जिसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय जो पंचायत होती है यानी आर्बिट्रेशन, और आईसीजे के निर्णयों की अंतिम प्रकृति क्या होती है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्टॉपल यानी कि गुड फेथ, यानी कि जो विवंदन होता है या सद्भाव होता है, वो क्या होता है, एक राज्य अपने पूर्व के आचरण या वादे के विपरीत बाद में दावे नहीं कर सकता। यानी एक राज्य है वो अपने पूर्व के आचरण या जो वादे के विपरीत बाद में दावा नहीं कर सकता। अगर उसने पहले कोई पहले कोई आचरण किया या कोई वादा किया है, उसी के विपरीत अपोजिट में आगे भी तुरंत क्या कर सकता, दावा नहीं कर सकता। यदि दूसरे राज्य ने उसे आचरण पर भरोसा किया हो, या दूसरे राज्य ने उसके आचरण पर यह भरोसा किया हो, तो वो दोबारा से अपनी बात से नहीं पलट सकता। ठीक है, जिसे हम लोग गुड फेथ या सद्भाव भी कहते हैं, या विबंधन। यह राज्यों के बीच भरोसेमंद और सुसंगत व्यवहार यानी कंसिस्टेंट बिहेवियर को सुनिश्चित करता है। एक होता है रिपेरेशन ऑफ इंजरी, जो रिपेरेशन ऑफ इंजरी होती है यानी क्षतिपूर्ति होती है। यानी कि इसमें देखें तो यदि किसी राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करके दूसरे राज्य को क्षति पहुंचाई है, यदि किसी राज्य ने क्या करा है, एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व होता है उसका उल्लंघन करके क्या करा है, दूसरे राज्य को क्षति पहुंचाई है, तो उसे
उस क्षति की क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन करनी होगी। यदि क्या करा है, किसी भी राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का क्या करा, उल्लंघन करके दूसरे राज्य को क्षति पहुंचाई है, तो उसे उस क्षति की क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन करनी होगी। इधर आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्व या कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व या कानून होता है, लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूलभूत सिद्धांत इसके अंदर एप्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखें तो कानूनी निर्णय केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भी आधारित हो सकते हैं। कभी कभी जो कानूनी निर्णय होते हैं या जजमेंट होते हैं वो केवल एक तरीके से डायरेक्ट एविडेंस पर ही नहीं निर्भर होते हैं, बल्कि कभी कभी इनडायरेक्टली वे से या कोई परिस्थिति जन्य कोई एक एविडेंस हो गया उस पर भी आधारित हो सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की जो भी कोर्ट्स हैं, आईसीजे हैं, ठीक है, उनमें ये क्या करता है, जो एविडेंस की स्वीकार्यता को ये सुनिश्चित करता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ यानी कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं है, अपने ही मैटर में कोई भी न्याय नहीं दे सकता। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, हम लोग, मैं आपको पहले भी ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। निष्पक्षता का सिद्धांत देखते हैं जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं में लागू होता है। निष्पक्षता का सिद्धांत वो होता है जो एक प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं में लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और तटस्थता को यह सुनिश्चित करता है। अपने मैटर में कोई भी न्यायाधीश नहीं हो सकता है। ठीक है, जज ने मैटर कर दिया अपने आप ही बने बैठे, ऐसा नहीं होगा। निर्णित वाद और दृष्टांत देखें यानी केस लॉस एंड इलस्ट्रेशन देखें तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी चोर्स ऑफ फैक्ट्री केस, एक चोर्स ऑफ फैक्ट्री केस हुआ था जो कि 1928 में हुआ था। इस सिद्धांत का अनुप्रयोग इसके अंदर एप्लीकेशन कैसे की करी गई थी कि इस मामले में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्याय, मतलब जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पीसीआईजे आईसीजे का पूर्ववर्ती ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक सिद्धांत यह है कि एक उल्लंघन के परिणाम स्वरूप, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन माना जाता है, एक उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन माना जाता है, क्षतिपूर्ति यानी रिपेरेशन करने का दायित्व उत्पन्न उस पर होता है। यानी पीसीआईजे जो आईसीजे का एक पूर्ववर्ती था, उसने स्पष्ट रूप से कहा था अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक सिद्धांत है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कि अगर एक उल्लंघन के परिणाम से कोई उल्लंघन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप अगर जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन अगर माना जाता है तो क्षतिपूर्ति रिपेरेशन करने का इसमें दायित्व उत्पन्न होता है। निष्कर्ष ये निकला कि यह सिद्धांत किसी संधि के विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं था बल्कि क्षति या क्षतिपूर्ति के संबंध में सामान्य कानूनी अवधारणा, यानी कि क्षतिपूर्ति तो आपको करनी होगी। अगर किसी का नुकसान हुआ है पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल पर, किसी का भी आपस में नुकसान हुआ तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, आपका दायित्व बनता है। ठीक है, जनरल लीगल नोशन से लिया गया था जो लगभग सभी राष्ट्रीय प्रणालियों में मौजूद है। ठीक है, जनरल लीगल नोशन से लिया गया, सामान्य सिद्धांत था, सामान्य कानूनी अवधारणा थी। ठीक है, जो एक नॉर्मल एक तरीके से साउंड माइंड को समझ में आ सकती है। सद्भाव और विबंधन का सिद्धांत देखते हैं कि परमाणु परीक्षण मामले या न्यूक्लियर टेस्ट केसेस थे जो 1974 में था। सिद्धांत का उपयोग आईसीजे ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सद्भाव या गुड फेथ का सिद्धांत राज्यों के दायित्वों और प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। निष्कर्ष ये निकाल दिया कि न्यायालय ने फ्रांस के एक तरफा बयानों को बाध्यकारी माना। यह सिद्धांत स्थापित करते हुए कि एक राज्य को अपने वादे से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही वह वादा किसी संधि में ना किया गया हो। ठीक है, पर अगर संधि में नहीं किया गया कोई वादा है तो उसका मतलब नहीं आप उससे मुकर सकते हो। अगर आपने वादा किया है तो आपको उसको निभाना पड़ेगा, उससे मुकरने की आपको कोई भी आजादी नहीं है। एक होता है परिस्थितिजन्य सिद्धांत, साक्ष्य का सिद्धांत होता है जिसे हम लोग कॉर्फू चैनल केस, तो कॉर्फू चैनल केस जिसे यूके बनाम अल्बानिया 1949 में हुआ था। इस सिद्धांत का अनुप्रयोग इस मामले में क्या हुआ था कि आईसीजे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जहां राज्यों के कार्यों पर अक्सर अत्यधिक गोपनीयता का आवरण, जो एक तरीके से एक लेयर जो होती है वो होती है, लेकिन निष्कर्षों को केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भी निकाला जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही देना है या आपको अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी किसी पर्टिकुलर मैटर में निर्णय को दिया जा सकता है। निष्कर्ष यह निकला कि यह सिद्धांत जो लगभग सभी राष्ट्रीय आपराधिक सिविल कानूनी प्रणालियों में साक्ष्य रूप में स्वीकार है को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय विधि में लागू किया गया। ठीक है, आगे आखिरी में कंक्लूजन या निष्कर्ष यह निकलता है कि सभ्य राष्ट्रों यानी कि जो एक सभ्य राष्ट्र थे, सभ्य राष्ट्रों द्वारा
मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत, सब राष्ट्रों द्वारा जो मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत यानी अंतरराष्ट्रीय विधि की संरचना में एक असुरक्षा वॉल्व यानी सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करते हैं। वे न केवल कानूनी शून्यता यानी गैप्स को भरते हैं, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय विधि की स्थिरता और न्याय संगतता यानी इक्विटी को भी सुनिश्चित करते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय कानून को सभी राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के मूलभूत और समय परीक्षित यानी टाइम टेस्टेड सिद्धांतों से जोड़कर इसकी वैधता और स्वीकार्यता को भी मजबूत करते हैं। यानी कि जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा जो मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल्स है, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि की संरचना में एक असुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करते हैं। वे न केवल कानूनी शून्यता यानी गैप्स को भरते हैं, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय विधि की स्थिरता और न्याय संगतता इक्विटी को भी सुनिश्चित करते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय कानून जो राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के मूलभूत समय और परीक्षित टाइम टेस्टेड सिद्धांतों को जोड़कर इसकी वैधता और स्वीकार्यता को मजबूत करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर लाके एक दो वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।